एक परिवार में एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री जिनको वापस बनना है उसके लिए एजेंडा सेट किया गया, उनको खुश करने के लिए एजेंडा सेट किया गया। स्पष्ट है कि इसमें तेजस्वी यादव और लालू जी को खुश करने के लिए किया गया था और वो लोग आज खुश हैं, मगर बिहार में, पूरे बिहार में जनता इससे ना खुश है। किसी भी जाति में आप जाएंगे, कोई भी जाति में आप जाएंगे तो कोई भी लोग आज खुश नहीं है। उन्हीं के पार्टी के कई नेता हैं, मगर बार बार ये होता है कि मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि वो गृह मंत्री हैं। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर व्यक्ति की मनोस्थिति सही नहीं है तो उस पद पे नहीं रह सकता है। तो ये क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना करने के बाद जो एजेंडा है वो बिहार में सेट कर दिया है? क्या वाकई में बिहार में आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं वो जातीय समीकरण के हिसाब से होगा? कई आरोप जो है वो मौजूदा सरकार के ऊपर लग रहा है, लेकिन पलटवार अब परिवार पर भी किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा नेता हैं ऋतुराज जी। ऋतुराज जी, क्या ये समीकरण की जो चर्चा हो रही है, आपके पिताजी भी इस पर बयान दे रहे हैं और पलटवार भी खूब हो रहा है, तो क्या नीतीश जी एजेंडा सेट कर दिए हैं? एजेंडा सेट तो किए ही हैं, एक परिवार के लिए एजेंडा सेट किए हैं। देखिए, इससे किसी भी जाति में आप जाएंगे, कोई भी जाति में आप जाएंगे तो कोई भी लोग आज खुश नहीं है। उन्हीं के पार्टी के कई नेता हैं जो उनके जात के हैं, जो उनके जात के नहीं हैं, वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। उसके ऊपर उनके नेता जो कह लें, जो फिगर्स दे दें, मगर कहीं ना कहीं इससे अगर सब लोग परेशान हैं, सब लोग इससे नाखुश हैं, तो ये जायज़ बात है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती तो हुई है। और एजेंडा सेट किया है उन्होंने, एक परिवार के लिए उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है। एक परिवार में एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री जिनको वापस बनना है उसके लिए एजेंडा सेट किया गया, उनको खुश करने के लिए एजेंडा सेट किया गया। स्पष्ट है कि इसमें तेजस्वी यादव और लालू जी को खुश करने के लिए किया गया था और वो लोग आज खुश हैं, मगर बिहार में, पूरे बिहार में जनता इससे नाखुश है। आपके पिताजी का बयान निकल कर आया कि भाई नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें उल्टा सीधा जो दवा है वो खिलाया जा रहा है। जेडीयू के एक नेता का नाम उन्होंने लिया। अब आरोप ये लगता है कि आपके पिताजी की राजनीतिक हैसियत क्या है? हैसियत तो देखिए जनता तय करती है, और हैसियत अगर आज लोग कहें कि कोई हैसियत नहीं है तो ठीक है, हमारी कोई हैसियत नहीं, उनकी हैसियत बहुत बड़ी है, अच्छी बात है। मगर सवाल ये है कि अगर एक बार इस तरह की घटना हो कि एक बार कह सकते हैं आपकी स्लिप ऑफ टंग हो जाए, मगर बार बार ये होता है कि मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि वो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी ये भी भूल जाते हैं कि उनके साथ कौन बैठा है, नहीं बैठा है, कभी बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं। तो ये अगर बार बार इस तरह का उठता है सवाल, जो सबके सामने है, जग जाहिर है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर व्यक्ति की मनोस्थिति सही नहीं है तो उस पद पे नहीं रह सकता है। तो ये एक विषय है, सवाल है, ये बहुत जायज़ सवाल है। और जहाँ तक बात रही हैसियत की, तो हम लोग खुश हैं कि हमारी हैसियत नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम बहुत हैसियत वाले लोग हैं। हम तो जब जीते हुए भी रहते हैं तो उसी प्रकार से हैं, हारे हुए भी हैं तो उसी प्रकार से हैं। और हैसियत तय करना राजनीति में ये जनता का काम है, और जनता समय समय पे सबकी हैसियत सबको तय करवा देती है। आने वाले चुनाव में जो लोग बोल रहे हैं उनकी हैसियत भी तय हो जाएगी। धोखा देते हैं आपके पिताजी, जिन्हें सम्मान देना चाहिए था उन्हें सम्मान नहीं देते। सेनारी नरसंहार का जिक्र होता है, कहा जाता है कि जो उसमें मुख्य अपराधी थे उनके परिवार के बच्चों को एडमिशन कराया गया, लेकिन जो पीड़ित थे उनके तरफ देखे भी नहीं। अब ये तो आप सेनारी जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जब वहाँ पे वो हत्याकांड हुआ, बड़ा नरसंहार हुआ, उसके बाद सबसे पहला व्यक्ति जिनके जाने के बाद ही वहाँ से दाह संस्कार हुआ, लोगों के पुलिस आई, लाश उठा, उसके पहले कई नेताओं को वहाँ जाने से रोक दिया गया था। उस समय कहाँ थे ये लोग जो आरोप लगा रहे थे? उस समय ये किनके लिए काम कर रहे थे? और बात उठती है सिर्फ सेनारी की। मैं तो पूछता हूँ कि रामपुर चौरम चले जाइए, आप बारा चले जाइए, बाकी जहानाबाद में और भी कई घटना हुई हैं, उसरी बाज़ार चले जाइए, इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। आप वहाँ जाके लोगों से पूछिए कि नरसंहार में कौन लोग थे, नरसंहार के बाद पीड़ितों के लिए कौन काम कर रहे थे। आप अगर बात उठती है अगर इनकी कि इन्होंने उसको मदद किया, तो मैं एक सिंपल कहता हूँ, मदद किया नहीं किया का बात नहीं है। डाकू रत्नाकर भी हुए थे हमारी संस्कृति में, उनको भी एक मौका मिला, वो वाल्मीकि कवि बन गए। तो ये हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है कि जो गलती करता है उसको सुधरने का मौका दिया जाता है। और अपराधी अपराधी है तो अपराधी का बच्चा भी वही होगा। आप चाहते हैं कि जिसने अपराध किया उसके खानदान में लगातार ये चलता रहे? आप तो किस माइंडसेट के लोग हैं? और जहाँ तक बात उठती है मदद की नहीं की, नरसंहार की, आज आप किसके साथ हैं सरकार में? जिन लोगों के खिलाफ आपने नरसंहारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज आप उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं और आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नीरज जी आरोप लगाएं या और भी कोई पार्टी में उनके लोग आरोप लगाएं,
सिंपल एक बात है कि लोगों को अपनी जो इतिहास है, इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। आप किस इतिहास से आए हैं, आपने क्या किया है, मेरे पास तो सब कुछ है ना, मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। मेरे पिता शायद उन चिट्ठों को नहीं उजागर करें, मगर अगर चिट्ठा उजागर करने लगूंगा तो कहीं कोई मुंह दिखाने लायक इन लोग नहीं रहेंगे। ये तो इस चाटुकारिता में आप इस लेवल पे चले गए हैं कि राजनीतिक में शालीनता, भाषा की मर्यादा आप सब भूल चुके हैं। कई तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शायद आपके संस्कार में वो होगा, आप दूसरों को कुशिक्षित अशिक्षित कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ आप लोग कुपढ़ लोग हैं। आपको संस्कार नहीं दिया गया कि शालीनता क्या होती है, किस तरीके से बात को रखा जाता है। विरोध कीजिए, विरोध सबका होता है, मगर मुद्दा ये उठता है कि आप नरसंहार की बात करते हैं। आप जिन लोगों ने नरसंहार में संलिप्त लोग थे, आप उन लोगों से आज गलबैयाँ मिला के सरकार में बैठे हुए हैं। मेरे पिता पे जो आरोप लगा रहे हैं, जाएँ कुबड़ी कयाल जाएँ, उस समय जब लाल झंडा गाड़ दिया गया था अरवल में, कई गाँवों में वहाँ पे खेती नहीं हो रही थी, तो कौन जाके करवा रहा था वहाँ पे? लाल झंडा के खिलाफ कौन लड़ रहा था? तो ये अपना इतिहास देखें। खुद लेफ्ट की पॉलिटिक्स से आए हैं, आज समाजवादी बने हुए बैठे हुए हैं इन लोग। तो इन लोगों को खुद समझना चाहिए ना कि आप जो कह रहे हो जनता के सामने है। ये आपके आरोप लगाने से नहीं लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कास्ट सेंसस का जो रिपोर्ट आया उसके बाद एक आरोप ये लगता है कि भूमिहार की आप लोग जो हैं तारीफदारी कर रहे हैं, तहसीब बन गए हैं, तो क्या यही जाति कार्ड फिर चलेगा चुनाव में? देखिए, जाति कार्ड से नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जब आए तो कोई जाति के कार्ड से नहीं आए। और ये जो हम कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं, तो आप भाई अति पिछड़ा, गरीबों के, शोषितों के, वंचित के आप मसीहा हैं। अभी 20 साल छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ जो दोनों लोगों को जोड़ दीजिएगा तो 35 साल लगभग इनका सरकार चला। तो 35 साल का आप डेटा दीजिए ना कि आपने पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, पसमंदा के लिए आपने क्या किया। जो डेटा है उसमें आपने पसमंदा मुसलमानों में भी आपने फ़र्क किया, पसमंदा मुसल बनवाया, दलित में आपने फ़र्क किया, महादलित बनाया। तो आप उसका डेटा दीजिए ना कि आपने, ठीक है उसके पहले कुछ नहीं हुआ था, बहुत पीड़ित किया गया था इनको, मगर इन 32 साल में तो आपके हिसाब से बिहार में आपने इनके लिए एक अलग स्थान दे दिया होगा। आप अपने मंत्रिमंडल का डेटा उठा के दिखाएंगे कितना आपने पिछड़ों को जगह दिया है, कितने मुसलमानों को जगह दिया है। और जब ये कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आपने उसको दिया है क्या? ठीक है, बाकी सरकार ने दिया, आपको तो पता था आप किसके लिए आए हैं, काम करने आए हैं, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, अति पिछड़ा के लिए। 32 साल में अति पिछड़ा के लिए आपने कौन सा महल खड़ा कर दिया यहाँ पे? जो उनकी स्थिति उस समय थी उनका आप इकोनॉमिक डेटा दीजिए कि आपने क्या किया। तो इकोनॉमिक डेटा होल्ड करके क्यों रखे हुए हैं? चुनाव के टाइम में उसको फज करके और ले आएंगे। पर्सनल डेटा, सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि पर्सनल डेटा लीक नहीं होगा। इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता बैठ के लीक कर रहे हैं, तो इसका साफ अर्थ है ना कि कहीं फजिंग हुई है। और डेटा के हिसाब से आप चुनाव चाहेंगे तो ऐसा तो होने से रहा। बहुत इस तरह का सगुफा छोड़ा गया कई चुनाव में, ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, जब जहाँ पर सही में विकास होता है, मुद्दों की बात आती है, मोदी जी का अपना जाति का कार्ड खेल के थोड़ी आए थे 14 में। उन्होंने विकास का एक मॉडल दिया, उस मॉडल को फॉलो करने के लिए आप भी उसी मॉडल के पीछे गए, फिर आप उससे पीछे आ गए। तो आपको तो देखना, जनता सब देख रही है। ये जाति कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एजेंडा इन्होंने सेट किया एक परिवार के लिए, वो एक परिवार को खुश करने के लिए एक एजेंडा था, उसी में ये लगे हुए हैं। चिराग पासवान और आपकी पार्टी को फर्क पड़ता है इस गणना से? फ़र्क हमें इस पर गणना से नहीं पड़ता। हम बस इसी बात का हमें दुख है कि आप जो बात कह रहे हैं इसमें आप फजिंग क्यों कर रहे हैं। हमारे नेता तो जाति व्यवस्था के ऊपर बहुत फेवर करने के फेवर में रहते ही नहीं। वो कहते ही नहीं है कि हम इस जाति के हैं तो हम उस जाति के हैं, हम उस जाति के लोगों को मदद करेंगे। मेरे नेता के मुंह से आप आज तक नहीं सुनिएगा कि हम इस जाति को मदद करेंगे या हम उस जाति। उनके लिए पूरा बिहार, बिहारी एक ही हैं। उनके लिए बिहार, बिहारी फर्स्ट, इसीलिए नारा दिया गया था। हमारी पार्टी को फ़र्क इसलिए पड़ता है कि आप जिनके लिए आप ये मुद्दा उठा रहे थे, जिनको हम मदद करेंगे, वो आप उनको मदद करें जगह। और ये बिहार में एक विद्वेष फैला रहे हैं, आप जातीय विद्वेष फैला रहे हैं। सवर्णों की आप बात करते हैं कि सवर्णों की इससे दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो जिनको सही में पिछड़े हैं, जिनका वो एक्चुअल नंबर्स आना चाहिए था, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था, आप उसी में फजिंग कर रहे हैं। आप किसी भी अति पिछड़ा जाति से, आप सवर्णों को छोड़ दीजिए, सवर्णों की बात ही मत कीजिए। आप किसी भी अति पिछड़ा जाति में जाइए, आप उनसे पूछिएगा, उनके साथ वो आप पूछिएगा तो कहेंगे कि नहीं, डेटा में फजिंग है। हमारी पार्टी को फ़र्क इसीलिए पड़ता है कि आप बिहार के लिए काम कीजिए। आप 32 साल में पलायन को रोक पाए? आप ये स्नातकों के लिए आपने कुछ किया, शिक्षकों के लिए आपने कुछ किया? कौन खुश है? आज शिक्षक, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, डेटा लीक हो जाता है। सिपाही बहाली का बड़ा छोड़ा जाता है, जब आता है रिजल्ट का टाइम उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। तो कोई भी यहाँ पे बिहार में आपने एक ऐसा फैसला दिया जिससे बिहार में पलायन रुक जाए?
रोजगार के लिए पलायन रुक जाए, शिक्षा के लिए पलायन रुक जाए, स्वास्थ्य के लिए पलायन रुक जाए। यहाँ तो टूरिज्म का पलायन होने लगा है। जो हमारे बिहार में पहले बाहर से टूरिस्ट आते थे, शराबबंदी के बाद अब कोई बिहार में टूरिस्ट भी नहीं रुक पा रहा है। इतना बड़ा हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्कोप है, इतने फॉरेनर्स आते थे हमारे यहाँ। बोधगया में आज आप जाके देखिएगा सर्विस इंडस्ट्री में, क्या एक भी वहाँ व्यक्ति रात में रुकता है? वो सीधे यूपी चला जाता है आपके पॉलिसीज़ के वजह से। आपने बहुत अच्छा किया कि ठीक है शराबबंदी किया, तो उसको आप इंप्लीमेंट करा पा रहे थे क्या? हमारी पार्टी को इन चीज़ों से, इन मुद्दों से फ़र्क पड़ता है। बालू का खनन हो, ऐसे ही अवैध बालू का हो रहा है, अवैध शराब का हो रहा है, पैरेलल इकोनॉमी बनता जा रहा है बिहार में। तो जिन मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए थी, लगातार हत्याएं हो रही हैं। अभी हाल में ही एक सिपाही को दिन दहाड़े मार दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दलितों, आप कहते हैं हम दलितों के लिए कर रहे हैं, दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार बिहार में बढ़ता जा रहा है। तो हमारी पार्टी को इन मुद्दों पे फर्क पड़ता है। ये इस तरह के आरोप जो ये मनगढ़ंत लगाते हैं, देखिए ये चापलूसी करने के लिए है, खुश करने के लिए है। ये लोग चापलूसी में इतना भूल गए हैं कि जनता के बीच इन्होंने जाना छोड़ दिया था। बौखलाहट तो होगी ना, बौखलाहट होगी, हम इन मुद्दों को उठाते हैं, इनको जनता के बीच में जाना पड़ता है। स्नातक के इतने बड़े मसीहा बनते हैं इनके प्रवक्ता, कहते हैं हमारे जीवा पे सरस्वती रहती है। मगर इनको पूछिएगा कि इन्होंने 20 साल में स्नातकों के लिए एक बार आवाज़ उठाया? किसी कॉलेज के लिए आपने कोई चर्चा की? आप सेनेट के मेंबर हैं, कहीं भी आप देखिएगा कॉलेजेस में आज क्या सत्र रेगुलर हो पाए हैं? सब जगह धांधली है। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो यहाँ जातीय विद्वेष फैलाने का ये काम कर रहे हैं। जब उससे भी मामला नहीं उठता है तो नरसंहारों की बात को उठा देते हैं। उससे ही बात नहीं उठता है तो चाहते हैं कि भाई हम पर्सनल अटैक कर दें, उससे लोग रिस्पॉन्ड करें। तो इससे कब तक आप जनता को बरगलाते रहिएगा? ये छुपने वाली चीज़ें नहीं हैं। देखिए, जनता को कब तक बरगलाएंगे, ये छुपेगा नहीं। निश्चित तौर पर आज जब बात विकास की होनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य की होनी चाहिए, किसानों की होनी चाहिए, ऐसे में जातीय जनगणना पर चर्चा करना और व्यक्तिगत टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। करारा जवाब जो है जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार को लोजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने दिया, और साथ ही साथ कहा कि जब वक्त आएगा तो पता चलेगा कि ये गणना सरकार के फेवर में जाएगा या फिर बैकफायर होगा। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।